हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और घर में हैं। आज मैं आपके सामने एनपीओ के बेसिक टर्म लेकर आया हूं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर आप इस बेसिक टर्म को समझ जाते हैं तो आपका एनपीओ का डेट मीन्स जो जानकारी है बहुत ही अधिक हो जाएगा और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत ही ये हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म ऑफ एनपीओस। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? तो हमने समझ गए कि लाइफ मेंबरशिप फी इज दैट अमाउंट विच इज गिवन बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एट वंस टाइम, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। ये लाइफ मेंबरशिप फी मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, इसमें कोई दो नहीं। या तो आप मंथली एक बार दे दो, या तो क्वार्टरली एक बार दे दो, या तो एनुअली में एक बार दे दो। ये कोई जरूरी नहीं कि दैट मींस आप डेली दो, या केवल एनुअली में देना है, या केवल मंथली में देना है, या केवल क्वार्टरली में देना है। लेकिन वन टाइम पेमेंट करना, या तो आप 6 महीना पे करो, या तो 3 महीना पे करो, या तो आप एनुअली करो। तो बच्चों, आपको केवल एक ही चीज याद रखना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कोई तैयार करते हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बाहरी लोगों से जो मेंबर्स बनते हैं, जो एक्सटर्नल लोग जो मेंबर्स इसमें बनते हैं, तो मेंबर्स बनने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे लाइफ के लिए वो पेमेंट करते हैं कि भैया मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स बनना चाहता हूं, ये पेमेंट है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेट मींस फी होता है, वो फी उसे देना पड़ता है। तो वो फी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सोर्सेस बन जाता है इनकम का, और वो डेट मींस जो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, वो बुक्स रिकॉर्ड लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से होता है। अब सवाल उठता है कि जब लाइफ मेंबरशिप फी जब यहां पर वन टाइम रिसीव हो रहा है, वंस टाइम का मतलब वन टाइम, तो हमने डेट मींस पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि जो भी अमाउंट रिसीव या पेमेंट अगर आपका वन टाइम होता है, या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, या तो कैपिटल पेमेंट होता है। अगर वन टाइम रिसिप्ट हो रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, अगर वन टाइम पेमेंट हो रहा है तो कैपिटल पेमेंट होगा। तो दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। दैट मींस ये वन टाइम रिसिप्ट हो रहा है, इसलिए इसे दैट मींस इनकम माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम माना जाएगा। तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा गया है, इट इज कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। ये दैट मींस रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वन टाइम रिसिप्ट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है या कैपिटल इनकम होता है। इट इज कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इज पेड ओनली वन टाइम। हमने लिख दिया, कोई अगर पूछ देता है कि लाइफ मेंबरशिप फी को दैट मींस कैपिटल रिसिप्ट क्यों माना जाता है, तो इसमें बोलना है कि लाइफ मेंबरशिप को कैपिटल रिसिप्ट इसलिए माना जाता है कि केवल वन टाइम पेमेंट होता है। इट इज पेड ओनली वन टाइम, इट इज पेड ओनली वन टाइम होता है। So it is added in the capital fund on the liability side of the balance sheet। बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फी का किसी भी बेसिक टर्म का, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं, किसी भी बेसिक टर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा कर रख लेते हैं, तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनने में बहुत ही हेल्प होगा। इसलिए आप इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एकदम अंडरस्टैंडिंग करके दिमाग में बैठा लें। अब कोई पूछ देता है कि सर लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? सर लाइफ मेंबरशिप फी सर लाइफ मेंबरशिप फी इज दैट अमाउंट which is paid by the members to the organization. Sir, it is considered capital receipt, so it will be shown in the liability side of the balance sheet। इसको liability side of the balance sheet में शो करते हैं। याद रखिए, लाइफ मेंबरशिप फी को ऑलवेज liability side of the balance sheet में शो करेंगे। अब सेकंड में हमने लिखाया है लेजेसी। सर ये लेजेसी क्या होता है? एक लेजेसी का बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है कि मैं एक फिल्मी स्टार जो बॉलीवुड के महानायक से स्टार्ट करना चाहता हूं और एक महानायिका से स्टार्ट करना चाहता हूं। बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, वो अभी से ही अपने आंख को डोनेट कर चुके हैं। बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, वो अभी से ही डेट मींस अपने आई को डोनेट कर चुकी है, और उन्होंने बोला है कि जब मैं मर जाऊंगी, या उन्होंने बोला है कि जब मैं मर जाऊंगा, अमिताभ बच्चन जी ने बोले कि जब मैं मर जाऊंगा
या जब मैं मर जाऊंगी, दैट मीन्स ऐश्वर्या राय बच्चन ने बोली है। तो अमिताभ बच्चन ने बोला है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आंख किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे उसे फायदा मिल जाए, जिससे उसे सहारा मिल जाए, कुछ गरीब तबके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही दान दिया है। तो बच्चों यहां पर जो अमिताभ बच्चन की जो आंखें हैं, जो ऐश्वर्या राय की जो आंखें हैं, क्या जिंदा रहते उससे निकाल लिया जाएगा या मरने के बाद निकाला जाएगा? तो बच्चों ये मरने के बाद निकाला जाएगा। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी इच्छा है, एक बॉन्ड बन चुका है, दैट मीन्स उसकी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंख किसी को दान दे दिया जाए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को दान दिया जाएगा, जिस व्यक्ति को दान दिया जाएगा, वह दान दैट मीन्स वो लेजेसी कहलाएगी। तो लेजेसी मीन्स यहां पर दैट मीन्स किसी डोनर की इच्छा से, किसी डोनर जो देने वाले होते हैं, किसी डोनर की इच्छा से किसी ऑर्गेनाइजेशन को या तो कैश या तो कोई प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी अमिताभ बच्चन के लिए वो आंख एक प्रॉपर्टी का ही काम कर रहा है। अगर किसी डोनर की इच्छा से या कोई कैश या प्रॉपर्टी, हाँ, मरने के बाद दैट मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेजेसी कहलाता है। इसलिए तो हमने लिखा है लेजेसी इज दैट अमाउंट which NPO receive on as per the will of deceased donor। deceased का मतलब होता है मरने वाले डोनर, will माने इच्छा से। जब डोनर मरने वाले होते हैं तो वो अपनी इच्छा पहले जाहिर कर देते हैं कि मैं मरूंगा तो मेरी संपत्ति इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, इस एनपीओ को दे देना है, इसे प्रॉपर्टी दे दो, इसको दान दे दो। एज वी कैन से दैट लेजेसी एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में मिलता है। तो legacy is that amount which NPO receive as per will of deceased donor or person is called legacy। तो कोई पूछता है कि legacy क्या है? It is that amount, which receive NPO as per the will of deceased of person or that means donor, that is called legacy। किसी व्यक्ति के मृत्यु के इच्छा के अनुसार अगर उसकी संपत्ति या कैश या प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट मींस लेजेसी बन जाती है, वसीयतनामा बन जाता है, आधारशिला बन जाता है। क्लियर है? तो बच्चों ये जो लेजेसी है, ये लेजेसी दैट मींस अब क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कभी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज खा जाते हैं। लेजेसी को कभी कभी बैलेंस शीट में डाल देते हैं, कभी कभी दैट मींस इनकम साइड में डाल देते हैं। तो मैंने बहुत ही एक स्पेसिफाइड तरीका से इसको दैट मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बहुत ही स्पेसिफाइड तरीका से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को दैट मींस डील किया है। दोस्तों अगर आपको लेजेसी को अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है तो समझ जाना कि लेजेसी के 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जनरली पहले आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चंस में अगर लेजेसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई इंफॉर्मेशन लिखता है एज ए एडजस्टमेंट में, क्वेश्चंस में अगर आपको लेजेसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर लेजेसी के बारे में बोल दे क्वेश्चंस में कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू इनकम है तो आपको कहीं नहीं डालना है, लेजेसी को इनकम साइड में डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आप याद रख ले, अगर आपके क्वेश्चंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चंस में लिख दे, इंफॉर्मेशन दे दे कि लेजेसी विल बी कंसीडर एज अ रेवेन्यू, एज ए इनकम, then it will be treated on the income side of the balance sheet। याद रखिए अगर आपको लेजेसी रेवेन्यू इनकम माना हुआ दिया जाए क्वेश्चंस में तो आपको इनकम साइड में शो कर देना, पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन हमने क्या बताया? अगर क्वेश्चन से बोल दे कि इट इज कंसीडर एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम या एज ए इनकम, तो बेटा आप आंख मूंद कर इसे इनकम साइड में शो करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। पहला कंसेप्ट क्लियर? सेकंड में क्या है? अगर क्वेश्चन से बोल दे कि इट इज कैपिटलाइज, क्वेश्चन में बोल दे कि इट इज कैपिटलाइज, इसे कैपिटलाइज माना गया है, ये दैट मींस कैपिटलाइज किया गया है, या बोल देगा इसे कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट है। अगर क्वेश्चन में बोल दे ये कैपिटल रिसिप्ट है तो समझ जाना कि इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया गया है। कैपिटल रिसिप्ट को घुमा के एक चीज और पूछ सकता है कि इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस या स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। अगर क्वेश्चन से बोल दे नहीं इसको यूज किया गया है कुछ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाएगा और इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? इस तरह से हमने कितना बताया? हमने दैट मींस 2 बताया। पहला बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो इसे इनकम साइड में दिखाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का।
दूसरा आपको याद रखना है, अगर ये डेट मींस कैपिटल रिसिप्ट होगा या स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, क्वेश्चंस भी लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो डेट मींस इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। कभी कभी ये होता है कि देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लेजेसी, लेजेसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेजेसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ कंडीशनल या कुछ कंडीशन जोड़ा ही नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, केवल आपका रिसिप्ट साइड में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दे दिया है लेजेसी 10,000 आपको सपोज करो दे दिया है। तो बेटा अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लेजेसी केवल दे दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा है, तो बेटा ऑलवेज इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना और इसे इनकम साइड में दिखा देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन फुटनोट में आपको देना पड़ेगा कि आई विल कंसीडर रेवेन्यू रिसिप्ट सो इट इज ट्रीटेड ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह से मैंने यहां पर दिया भी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि इन दिस केस द डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन। जो हम बोल रहे थे, जो डोनर हैं, वो जो डोनर हैं वह तो एक स्पेशल पर्पस के लिए दे भी सकते हैं या तो कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अमिताभ बच्चन के लिया था, अगर अमिताभ बच्चन को डेट मींस उन्होंने बोल दिया कि मेरी आपको किसी को भी आप दे सकते हैं, तो कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है कि डेट मींस नहीं, किसी भी पर्सन को जनरल एक्टिविटीज में इंडिया में किसी कोने में कोई भी पर्सन हो डेट मींस उनकी आंख को डोनेट किया जाएगा, तो वो कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन अगर यहां पर श्री अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिए मरने से पहले कि मेरी आंख उन्हीं लोगों को डोनेट किया जाएगा जो अंधे हैं, डेट मींस जो हैंडीकैप्ड है, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, उन्होंने कुछ स्पेशल कंडीशन उसमें डाला हुआ है, तो डेट मींस यहां पर एक स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक लेजेसी के नाम से जाना जाएगा, तो इसे इनकम साइड में नहीं बल्कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो इसलिए बोला गया है यहां पर इन दिस केस द डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट्स यूज, सो देयर आर 3 प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेजेसी। हमने 3 प्रोसेस पूरा बता दिया, हमने लिखा नहीं है बट लिख देते हैं अभी। तो कंडीशन 1, इफ लेजेसी अमाउंट कंसीडर रेवेन्यू रिसिप्ट सो इट इज ट्रीटेड इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? फिर सेकेंड ट्रीटमेंट जस्ट कंडीशन 2 की बात हम लोग करते हैं। कंडीशन 2 में इफ legacy amount consider capital receipt, so it is treated on liability side of बैलेंस शीट। क्लियर है? फिर तीसरा कंडीशन आपका है इसमें, थर्ड कंडीशन भी हम लिख देते हैं। थर्ड कंडीशन है इफ no any information given in additional information of receipt and payment account about legacy, then it will be it will be treated on income side of income and expenditure account। ठीक है? मतलब ये ट्रीटमेंट है आपका, ये ऐसे याद रखना है। ये फर्स्ट नंबर ट्रीटमेंट है,
ये सेकेंड नंबर ट्रीटमेंट है, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइफ मेंबरशिप फी है और ये लेजेसी है, और इसके ट्रीटमेंट है ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो दोस्तों हमने जस्ट देखा कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, तो एक बार फिर से हमने क्या पढ़ा अभी लाइफ मेंबरशिप फी। सर, द अमाउंट पेड इन वंस टाइम फॉर होल लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मेंबर्स दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। जब कोई अमाउंट पूरे लाइफ के लिए एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया जाता है तो वो लाइफ मेंबरशिप फी होता है। सर ये जब वन टाइम पेमेंट हो रहा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट का। आपको याद रखना है, जो भी अमाउंट वन टाइम पेमेंट हो किसी मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक लाइफ मेंबरशिप फी है, और लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट होता है, इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट माना गया। याद रखो ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए इसे शो किया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सेकंड में लेजेसी बोला कि लेजेसी इज दैट अमाउंट which is given by the donor as per will, मतलब डोनर के द्वारा दिया जाता है उनके इच्छा के अनुसार। That means जो मरने वाले जो डोनर होते हैं, डिसीज डोनर होते हैं, वो उनकी इच्छा होती है कि मेरे मरने के बाद ये पेमेंट किसी, that means किसी सहायता को मिल जाए, किसी पर्सन को मिल जाए, या किसी that means कैश या प्रॉपर्टी को कोई दान दे दिया जाए। मतलब ये डोनर की इच्छा होती है, ये डिसीज डोनर की इच्छा है कि मेरे मरने के बाद ये that means कैश या प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को मिल जाए। मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, मरने के बाद, जब मैं मरूं उसके बाद अगर कोई भी कैश या प्रॉपर्टी है मैं किसी अनाथ आश्रम को दे दूं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दूं, तो मरने के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैश या प्रॉपर्टी रिसीव होती है वही कैश या प्रॉपर्टी लेजेसी कहलाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि दैट मीन्स वो कैश में ही हो या दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी में, दोनों में से किसी कोई भी हो सकता है। कैश भी कोई दान में दे देता है, कोई प्रॉपर्टी अपनी जमीन जायदाद भी दान में दे देता है, तो वो लेजेसी कहलाती है। वो दैट मीन्स लेजेसी के नाम से रिकॉर्ड करती है अपनी बुक्स में। तो अब सवाल उठता होगा कि जब लेजेसी के नाम से रिकॉर्ड करती है तो क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो बेटा ये दोनों हो सकता है, इट मे बी कैपिटल और नॉट कैपिटल। दैट मीन्स ये कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कंडीशन बोला कि इसके ट्रीटमेंट के 3 ट्रीटमेंट हमने बताया। पहला आपको याद रखना है, यदि आपके क्वेश्चंस में लेजेसी के बारे में लिख दे कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू इनकम है या एज ए इनकम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दे, तो बेटा इसको आंख मूंद के इनकम साइड में दिखा देना, दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर लेजेसी के बारे में बोल दी कि कैपिटल रिसिप्ट है, दैट मीन्स कैपिटल इनकम है, तो इसको लायबिलिटी साइड में शो कर देना है बैलेंस शीट्स में। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, यदि कोई इंफॉर्मेशन ना दे लेजेसी के बारे में एज एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो याद रखना इसको ऑलवेज इनकम साइड में शो कर देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन आपको फुटनोट में लिखना होगा आई विल कंसिडर रेवेन्यू रिसिप्ट सो इट इज ट्रीटेड ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उतार ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट है राहुल? क्या? हाँ, अच्छा देखो, लेजेसी में तुम्हारा क्वेश्चंस में लिख देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हारा एकदम देगा, मेंशन रहेगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट को अगर लिख सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा, चलो ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, राहुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है। गुड, वेरी गुड। कहां से ऐसा सवाल का मन में लाया? सोच रहा था, कैसे सोचा? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, बहुत अच्छा। और अमन, तुमको दिमाग में नहीं आया? खाली शरीर से मोटा है और आज पता चला दिमाग से ही मोटा है। देखो राहुल कैसे दिमाग लगाया, पूछा सर ऐसा हो सकता है क्या? देखो गाइस, ये एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कभी ऐसा हो सकता है क्या, लेजेसी एज ए पार्शियल रूप में आ सकता है क्या? तो बच्चों, लेजेसी कभी कभी पार्शियल रूप में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
सपोज करो जैसे हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, सपोज कीजिए ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इधर साइड आपका रिसिप्ट देगा, इधर साइड आपका पेमेंट देगा। और मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही इनकम एक्सपेंडिचर बनते हैं, ठीक है। और इधर साइड में लेजेसी आपको दे दिया 10,000, ठीक है। तो बेटा कभी कभी ऐसे भी होता है एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैसा कैसा दे सकता है। या तो आपको लिख सकता है लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज, या बोल देगा 40% लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज, या बोल देगा 30% लेजेसी विल बी कंसिडर रेवेन्यू, ऐसा कुछ बोल देगा। मतलब आपके क्वेश्चंस में कंडीशन डाल देंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डाल देंगे। जैसे इसमें क्वेश्चंस में दे देगा लेजेसी 10,000 है, और यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका दे देगा लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज। तो मैंने बोला कि जब भी अगर लेजेसी के बारे में कैपिटलाइज अगर लिख देता है तो बेटा कैपिटलाइज का मतलब विच इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, मैंने जिसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है, कैपिटल फंड में जाके जोड़ देना है। तो अगर क्वेश्चन से बोल दे कि लेजेसी को दैट मींस कैपिटलाइज करना है, तो बेटा अगर क्वेश्चन से बोल दे कि लेजेसी अगर कैपिटलाइज है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मतलब यहां पर लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज होना चाहिए। तो ये जितना 10,000 तुमको दिख रहा है लेजेसी रिसिप्ट साइड में, ये पूरे 10,000 दैट मींस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके लिख देंगे, क्योंकि बोला कैपिटलाइज करना। मतलब इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। लिख देगा कि होल लेजेसी अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज, पूरा का पूरा फुल अमाउंट लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज, पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया। तो जब पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देना है पूरा 10,000, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है। क्लियर है? या जो हमने डेट स्टेटमेंट होता है उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि कुछ पार्ट्स में अगर माने और कुछ पार्ट्स ना माने। देखो, नहीं राहुल पूछा था ना, अमन बोल रहा है, राहुल पूछा था। तो यहां पर बोल रहा है, ऐसे ही बोल सकता है 40% लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज। क्वेश्चन से बोल दिया कि जितना लेजेसी है उसका 40% ही कैपिटलाइज हुआ है। तो यहां पर लेजेसी बेटा कितना है? 10,000। तो 10,000 का तुम 40% निकाल लो, 10,000 का 40% निकल जाएगा तुम्हारा 4,000 रुपया। तो 4,000 को कैपिटलाइज बोला। तो बेटा तो बैलेंस शीट की जब बैलेंस शीट बनाएंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लेजेसी के नाम से दैट मींस यहां पर 4,000 डालेंगे, क्योंकि यहां बोला 40% लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज, मैंने 40% लेजेसी को कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब 40% कैपिटलाइज हो गया, मैंने लायबिलिटी साइड में चल गया, बचा कितना? 60%। तो इसका 60% दैट मींस 10,000 का 60% आपका 6,000 हो रहा है। तो 6,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इधर एक्सपेंडिचर होता है, इधर इनकम, तो इधर लिख लेंगे बाई लेजेसी दैट मींस 6,000 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? बाई लेजेसी कितना कर देंगे? 6,000 कर देंगे। तो बेटा क्लियर हो गया। अगर बोल दिया क्वेश्चन से 40% लेजेसी शुड बी कैपिटलाइज, अगर 40% लेजेसी अगर शुड बी कैपिटलाइज करने बोल दिया है, तो कैपिटलाइज करने जब बोल दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% दैट मींस 4,000 रुपया आपका चल जाएगा लायबिलिटी साइड में, और बाकी 60% आपका चल जाएगा इनकम साइड में, चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछा है कि 30% लेजेसी विल बी कंसिडर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, बोलेगा इनकम माने, 30% रेवेन्यू को इनकम माने। तो इनकम माना है तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 3,000। तो यहां पर 3,000 जो 3,000 रुपया है, ये 3,000 रुपया आपको इनकम साइड में चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का। बाकी जो 7,000 बच रहे हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। क्लियर है?
तो अगर लेजेसी कैपिटलाइज बोलेगा तो पूरा बोलेगा फुल अमाउंट कैपिटलाइज, तो पूरे के पूरे लायबिलिटी में डाल देंगे। कुछ पार्ट्स बोलेगा कैपिटलाइज है, कुछ पार्ट्स इनकम है, तो जितना कैपिटलाइज करने बोलेगा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और जो रेस्ट अमाउंट है उसे इनकम साइड में डाल देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर का। या क्वेश्चंस में दैट मींस घुमा के पूछ सकता है कि उसे रेवेन्यू माना गया है, तो रेवेन्यू माना गया है तो जितना रेवेन्यू माना गया उसे रेवेन्यू में डाल देंगे, माने इनकम साइड में डाल देंगे। 30% है तो 10,000 का 30% 3,000, 3,000 को इनकम में डाल देंगे, बचा 7,000 7,000 रुपया, वो 7,000 को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बना देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो आ गया समझ में? अरे हाँ बेटा, बस तुमको एक चीज याद रखना है, अगर आपको रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड में लेजेसी के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज लिख दिया, जैसे बोल दे कि लेजेसी फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, लेजेसी हमने दिया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, तो बेटा ये स्पेसिफिक पर्पस है। लेजेसी फॉर ऑर्फेंज, लेजेसी हमने अनाथ आश्रम को दिया था, बेटा ये स्पेसिफिक पर्पस है। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर ये दैट मींस डिनोट शो कर रहा है रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट मानना और इसको बैलेंस शीट में शो कर देना। क्लियर है? लेकिन अगर केवल लिखा रहेगा लेजेसी डोनेशन, जैसे हमने पिछले अभी जस्ट एक से पहले नोट्स बताया था कि नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन इन द क्वेश्चंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इट विल बी ट्रीटेड रेवेन्यू रिसिप्ट और इट विल बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा अगर केवल अगर लेजेसी लिखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना, और रेवेन्यू रिसिप्ट माने इसको इनकम साइड में शो कर देना। सॉरी, अगर कोई दैट मींस इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हाँ ठीक है, कोई अगर कोई बेटा कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको दैट मींस इनकम मानना और इनकम साइड में शो कर देना। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फुटनोट में लिख देना, हाँ इट विल बी कंसीडर या देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस सो इट विल बी ट्रीटेड इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? हाँ वही याद रखना कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो उसे इनकम साइड में शो कर देना है, और फुटनोट में लिखना है नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द लेजेसी सो इट विल बी ट्रीटेड इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे एक बेसिक टर्म पढ़ेंगे आज, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, ठीक है? तो इसके बारे में बोला गया है इट इज अमाउंट paid to those person who are not employee of the organization is called क्या? ऑनोरेरियम। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने लिखा है इट इज अमाउंट पेड टू दोज पर्सन, ये एक ऐसा अमाउंट है जो ऐसे व्यक्ति को पेमेंट किया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्प्लॉय नहीं होता है, बल्कि उसको एक स्पेशल सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन में देने आया है और उसके बदले हमने दैट मींस कोई फी या कोई पेमेंट किया है, माने कोई ऑर्गेनाइजेशन ये पेमेंट कर रही है। तो इट इज अमाउंट पेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। सपोज कर ले मेरा एक हॉस्पिटल है, दैट मींस मेरे हॉस्पिटल में केवल एक जनरल फिजिशियन लोग बैठते हैं, कोई स्पेशल फिजिशियन नहीं है, कोई स्पेशल डॉक्टर्स नहीं है। तो अचानक दैट मींस मेरी तबीयत खराब हो गई और दैट मींस बाहर से कोई डॉक्टर आए और मुझे चेक किए। तो जब बाहर से कोई डॉक्टर आया और मुझे चेक किए तो दैट मींस मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस डॉक्टर को कुछ स्पेशल पेमेंट की, और वो जो उस स्पेशल पेमेंट की दैट मींस वही ऑनरेरियम उनके लिए बन गया। तो क्या वो जो डॉक्टर मुझे चेक करने आए थे, स्पेशल चेक करने आए थे मुझे, तो स्पेशल चेक करने थे, तो क्या वो मेरे हॉस्पिटल के इंप्लॉय थे? क्या नहीं, वो एक स्पेशल सर्विस मेरे यहां देने गए थे जिसके कारण उनसे उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ पेमेंट हुआ, तो वो ऑनरेरियम हो गया।
सपोज कर लो अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की तबियत बिगड़ गई तो बाहर से डॉक्टर्स को बुलाए जाते हैं, दिखाया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसे डेट मींस कुछ पेमेंट करती है एज ए फी के रूप में, तो वो डेट मींस उन डॉक्टर के लिए ऑनरेरियम कहलाता है। सपोज कर ले एक टीचर से वो डेट मींस किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वहां से किसी दूसरे कॉलेज में इनवाइट आता है कि आप हमारे कॉलेज में आए और एक लेक्चर देके जाए, इसके बदले मैं एक लेक्चर का 1000 आपको पेमेंट करूंगा, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनरेरियम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई स्पेशल सर्विस दे रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेट मींस एज ए पार्ट टाइम के लिए और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन कुछ पेमेंट करती है, तो वैसे पेमेंट को हम लोग ऑनरेरियम कहते हैं। लेकिन वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं है। मैं एज ए टीचर्स हूं और मुझे डेट मींस मान लीजिए कि मुझे डीपीएस में बुलाया गया कि भैया आप अकाउंट्स का क्लास लो और क्लास लेके चल जाओ और इसके बदले पर क्लास आपको 2000 रुपया देंगे, तो क्या मैं डीपीएस का डेट मींस इंप्लॉय हूं? क्या मुझे एकदम उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं? जैसे सब टीचर्स सुबह जाते हैं 7 बजे से आते हैं 3 बजे, क्या मैं उस तरह जाता हूं? नहीं, मैं केवल अपना एक सर्विस दे रहा हूं, मैं अपना एक लेक्चर देने गया हूं और लेक्चर के बदले मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मुझे कुछ स्पेशल पेमेंट आया है, तो वो स्पेशल पेमेंट दैट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनरेरियम होता है जो रेगुलरली पेमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट इसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट मानेंगे और रेवेन्यू पेमेंट मानने के कारण इसे दैट मींस एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। तो इसे ही दैट मींस बोल सकते हैं इट इज अमाउंट पेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम। कोई दिक्कत राहुल? नहीं अमन? हाँ बेटा, अगर तुम मान लो कि सपोज कर लो तुम कराटे सिखाते हो, तुम कराटे सिखाता है ना, हाँ, तो तुम कराटे सिखाते हो और कोई स्कूल तुमको इनवाइट किया, इनविटेशन दिया कि भैया आप मेरे स्कूल में 1 घंटा आगे कराटा सिखा दो, हाँ 1 घंटा कराटा सिखा दो, इसके बदले कुछ आप पेमेंट ले लो। लेकिन आप उस स्कूल के इंप्लॉय नहीं है, एज ए सर्विस देने जा रहे हो, उसके बदले आपको पेमेंट मिल रहा है, तो एज ए ऑनरेरियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस आप देने जा रहे हैं, तो उसको जो पेमेंट मिलेगा वो ऑनरेरियम है। तो ऑनरेरियम ऐसे पर्सन को दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं होता है। 100 बात की एक बात, आप स्पेशल सर्विस किसी को देने जा रहे हो, उसके बदले में अगर आपको कुछ पैसा आ रहा है तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेमेंट होगा वो ऑनरेरियम के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो रेगुलरली पेमेंट होगा। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख ले हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला गया है इट इज कंसिडर रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर, सो it will be shown on the expenditure side of income and expenditure account। ठीक है? ऑनर याद रखना दोस्तों कि ऑनरेरियम क्या है। ऑनरेरियम इट इज दैट अमाउंट which are given to those person who are not employee of the organization is called honorarium। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसे कहां शो किया जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। क्लियर है? अब जस्ट सेकंड, नेक्स्ट ये थर्ड था, ये फोर्थ है। अब हम लोग आते हैं इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? तो बेटा इंडोमेंट फंड क्या होता है? इट इज the part of a specific fund, so it is given by person to organization as gift is called endowment fund। endowment fund, ठीक है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। हमने एक वर्ड यूज किया है, स्पेसिफिक फंड का पार्ट है। इसका मतलब ये स्पेशल वर्क के लिए है।
जब ये स्पेसिफिक फंड का पार्ट है, इसका मतलब ये स्पेशल वर्क के लिए इंडोमेंट फंड जाता है एज ए गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा, जब स्पेसिफिक फंड यूज कर रहा है, स्पेशल वर्क के लिए पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ये स्पेशल है, इसका मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। इट इज कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट, सो it is treated on liability side of balance sheet, ठीक है। इंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं, स्पेसिफिक, कोई गिफ्ट के रूप में कोई पैसा दे दे या कैश या प्रॉपर्टी दे दे, तो कुछ गिफ्ट के रूप में कोई कैश या प्रॉपर्टी दे दे तो, और स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसे हम इंडोमेंट फंड कहते हैं। तो जब स्पेशल पर्पस के लिए दिए गए हैं तो डेट मींस कैपिटल रिसिप्ट है, इसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऑनोरेरियम क्या है, वो एक ऐसे पर्सन को दिए जाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो इंप्लॉय नहीं होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे डेट मींस एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इंडोमेंट फंड एक स्पेशल पर्पस के लिए कोई मेंबर्स या कोई डेट मींस पर्सन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज ए गिफ्ट के रूप में, तो एज ए गिफ्ट रहते हैं, इसलिए डेट मींस स्पेशल रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। सो इट विल बी ट्रीटेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर तो बताइए इंडोमेंट फंड और लेजेसी में क्या डिफरेंस है? तो बेटा एक सिली डिफरेंस है। लेजेसी जो होता है वो भी एक प्रॉपर्टी दिया जाता है या कैश के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में, लेकिन बेटा एक ही डिफरेंस है कि लेजेसी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को तभी मिलेगा जब डोनर मरेगा, मरने के बाद मिलेगा। लेकिन ये इंडोमेंट फंड है, ये कोई जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मेरे पास प्रॉपर्टी है या कैश है, डेट मींस मरने से पहले भी हम दे सकते हैं, जिंदे रूप में हम गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही है। तो जब मरने के बाद एज ए गिफ्ट के रूप में कुछ आता है उसे गिफ्ट भी बोल सकते हैं लेजेसी को। मरने के बाद कोई प्रॉपर्टी या कैश गिफ्ट में आता है तो वो लेजेसी होता है। और अगर मर नहीं रहा है, जिंदे में अगर कोई दान दे देता है, जिंदा पर्सन है, धरती पे मौजूद है, अगर वो दान दे रहा है, चैरिटी दे रहा है, कैश या प्रॉपर्टी, तो वो इंडोमेंट फंड है जो स्पेसिफिक फंड के लिए दिया गया है। जैसे हॉस्पिटल बनाने के लिए किसी ने कोई फंड दे दिया 10 करोड़ 20 करोड़, तो बोल दिया कि भैया ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाने के लिए हमने 10 करोड़ दिया है, जिंदा रहते उसने दिया है, तो वो इंडोमेंट फंड है। और एक पर्सन है कि डेट मींस बोला कि मैं मर जाऊंगा तब सारे फंड हॉस्पिटल को दान दे देना या सारे एसेट को मेरा हॉस्पिटल को दान देना, तो वो डेट मींस लेजेसी हो जाता है। यही फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं। उतार दीजिए इसको। हो गया, हो गया बेटा? कितने हो गए अभी तक? एक लास्ट है, एडमिशन फी, एंट्रेंस फी। इसके बारे में बोला गया है दैट फी पेड बाय द न्यू मेंबर्स at the time of joining of the organization is called admission fee या एंट्रेंस फी। ठीक है बच्चों, यदि कोई फी के न्यू मेंबर्स के द्वारा दिए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए, तो जब ज्वाइन करने के लिए जब न्यू मेंबर्स कोई ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ज्वाइन करने के लिए अगर वो फी दे रहा है,
तो वैसे फी को हम लोग एडमिशन या एंट्रेंस फी कहेंगे। ठीक है, तो ये फी वंस टाइम में भी हो सकता है, रेगुलरली भी हो सकता है, या वंस टाइम में रेगुलरली नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देख सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोला गया, इफ इट इज कंसिडर नॉन रेकरिंग नेचर्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट, देन it is treated on the liability side of balance sheet, ठीक है। सेकेंड में आपको याद रखना है, इफ इट इज कंसिडर रेकरिंग नेचर्स या रेवेन्यू इनकम बोल दीजिए, रेवेन्यू इनकम, देन इट इज treated on the income side of income and expenditure account. ओके, तीसरा एक ट्रीटमेंट आपको याद रखना है, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन given in questions about admission fee or entrance fee, then it is always treated income, that is shown on income side of income and expenditure account. बच्चों, एडमिशन और एंट्रेंस फी के बारे में बोला गया है, यदि कोई न्यू मेंबर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते समय अगर कोई पेमेंट करती है तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट मींस एडमिशन फी या एंट्रेंस फी कहलाता है। तो ये एडमिशन फी और एंट्रेंस फी आपको क्वेश्चंस में रहेगा। तो यार इसका मैंने 3 ट्रीटमेंट बताया, आपको याद रखना है कि यदि ये नॉन रेकरिंग नेचर्स है, नॉन रेकरिंग का मतलब ये नॉन रेकरिंग नेचर्स माना जाता है, क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन लिख दे कि इट इज नॉन रेकरिंग नेचर या इट इज दैट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देना। ठीक है, यदि क्वेश्चन से बोल दे ये रेवेन्यू नेचर्स है, रेकरिंग नेचर्स है, तो समझ जाना इसको इनकम माना जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिए इनकम माना जा रहा है, तो इससे इनकम साइड में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पहला पॉइंट याद रखना है, यदि ये नॉन रेकरिंग नेचर्स है या कैपिटलाइज्ड वैल्यू है तो इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दे नहीं ये रेवेन्यू नेचर्स का है, इनकम नेचर्स का है, क्वेश्चंस में लिख दे तो बेटा इसको शो करना है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर क्वेश्चंस में केवल आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दे, केवल आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है रिसिप्ट साइड में, जैसे मान ले ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसिप्ट ये पेमेंट, और यहां पर आपको एडमिशन फी दे दिया, एडमिशन फी मान लो 20,000 दे दिया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं, तो रिसिप्ट साइड में आपको 20,000 दे दिया और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया, तो बेटा इसे इनकम ही मानना और इनकम साइड में दिखा देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हम लिखा है इफ नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चंस अबाउट एडमिशन फी और एंट्रेंस फी देन इट इज ऑलवेज ट्रीटेड इनकम, मतलब दैट इज शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा एडमिशन फी और एंट्रेंस फी के बदले तो इसे इनकम साइड में शो कर दिया जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आज बच्चों हमने बेसिक टर्म 5 बेसिक टर्म पढ़े। अभी और कम से कम 2 से 3 बेसिक टर्म है जो अगले नेक्स्ट लेक्चर क्लास में मैं डालूंगा। तब तक भी आप लोग क्या करोगे, घर में से नोट्स करोगे, नोट्स बनाओगे और नोट्स बनाने के बाद इससे पढ़ोगे। बेटा हम एनपीओ का एक एक चीज डील को कर रहे हैं, तो आप अगर नोट्स बनाते जाओगे, नोट्स को पढ़ोगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो जब कल हम क्वेश्चंस बनाएंगे और ये सब आएंगे तो तुम्हें बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक आज हमने पढ़ा दैट मीन्स एडमिशन फी, एंट्रेंस फी के बारे में पढ़ा, फिर हमने दैट मीन्स लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में पढ़ा, लेजेसी के बारे में पढ़ा, फिर दैट मीन्स इंडोमेंट फंड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ऑनोरेरियम के बारे में पढ़ा। मेंबरशिप फी इट पेड वंस टाइम इन लाइफ, जो एक बार लाइफ में पेमेंट होता है उसे लाइफ मेंबरशिप फी कहा जाता है और इसे दैट मीन्स कैपिटल नेचर माना जाता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। सेकंड में हमने बताया दैट मीन्स लेजेसी, लेजेसी दैट अमाउंट हाँ विच इज गिवन बाय द मेंबर्स एज पर द डिसीज डोनर, जो मेंबर के द्वारा दिए जाते हैं एज पर द डिसीज डोनर के अनुसार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको मैंने पांचों पॉइंट्स बता दिया। आप क्या करोगे, पांचों पॉइंट्स को नोट्स करोगे और नोट्स बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग कंज्यूमेबल्स आइटम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोग मेरे बताने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ के रखना, किताब में पढ़ाई करके देख लेना, कुछ थ्योरेटिकल पढ़ना, जिससे मैं फिर यहां समझाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएंगे। तब तक लिए नमस्कार।